12 बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर कौन है? 3 है। आज हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करने के लिए आता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा मानव जनन तंत्र के बारे में। हालांकि कुछ पढ़ चुके हैं, आपको वृषण के बारे में बताया जा चुका है, याद है ना? लिखे हैं इसके बारे में, वृषण के बारे में लिखा नहीं गया ना। तो आज से आपका टेस्टिस कहते हैं अंग्रेजी में इसको, कि मनुष्य के जितने भी माने मनुष्य हैं जो नर होते हैं, नर में जो मुख्य जनन अंग होता है उसका नाम होता है वृषण। याद करो, जो नर होते हैं उस नर में मुख्य जनन अंग का होता है वृषण होता है। या पढ़े भी थे। वृषण की जो आकार होती है आपको बताया गया था, लगभग 3 सेंटीमीटर कह सकते हैं लंबा होता है। वृषण का जो ताप होता है वह शरीर से लगभग 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। और जो वृषण होता है वह वृषण कोश के अंदर स्थित होता है, ये भी बता सकते हैं। जो वृषण होता है इसके अंदर, जो वृषण होता है इसका जो तापमान होता है वह कितना होता है? शरीर के तापमान से 1.5 से 2 डिग्री क्या होता है? कम होता है। तो थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं वृषण के बारे में। लिखो तो पहले तो मानव जनन तंत्र, और इसमें पहला हेडिंग बना लो मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग लिख लो कि नर में मुख्य जनन अंग का होता है वृषण होता है। नर में मुख्य जनन अंग वृषण होता है। नर में मुख्य जनन अंग वृषण होता है। आगे लिख लेना कि वृषण मानव में एक जोड़ी पाया जाता है। माने वृषण मनुष्य में या वृषण नर में एक जोड़ा पाया जाता है, एक जोड़ा पाया जाता है। अतः अर्थात वृषण की संख्या 2 होती है। वृषण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और आगे इसमें कह सकते हैं कि वृषण जो होता है वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। याद करना चौड़ाई इसकी कितनी छोटी होती है। और भी कह सकते हैं कि जो वृषण होता है ये लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृषण लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसकी मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर होता है। इसमें अनेक, अगर इसका तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, कम होता है। और भी कह सकते हैं कि वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं, जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं।
हालांकि वृषण में अनेक पतली नलिकाएं निकली होती है, जिसे शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। वृषण से अनेक पतली नलिकाएं निकली होती है जिसे शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये बात रहा वृषण के बारे में। ठीक है, और इधर आज दिखाई देगा वृषण से के बारे में अगर कोई पूछे तो ये सारा डाटा आपको दिखना है कि जो वृषण होता है। तो और इधर आ जाओ, वो बच्चे भी इधर आ जाए। चलो ये डेस्क पर वृषण जो होता है वह मनुष्य के माने नर जनन अंग का मुख्य भाग होता है। जो वृषण होते हैं आप देख ही रहे हैं कि इसमें वृषण की संख्या 2 होती है, यानी एक जोड़ी पाई जाती है। वृषण कोश में स्थित होता है, ये भी आपको याद हो रहा है कि जो वृषण होता है वो कहाँ स्थित होता है, वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण का जो ताप होता है ना शरीर के तापमान से लगभग 3 डिग्री। हाँ भाई, इसके लिए टेम्परेचर इसलिए कम होता है क्योंकि जब टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम रहेगा तभी किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। शरीर के बराबर अगर टेम्परेचर हो गया तो शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो होता है आपका वृषण का तापमान हमेशा शरीर से माने बाहर होता है, लेकिन हाथी एक ऐसा जानवर होता है जिसका वृषण शरीर के कहाँ रहता है, अंदर रहता है, फिर उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। तो ये सब वृषण से संबंधित बातें हैं। वृषण के द्वारा वृषण ही मुख्य जनन अंग होता है, क्योंकि वृषण में ही आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर वही शुक्राणु जो होते हैं जनन में भाग लेते हैं। लंबाई भी देख रहे हैं 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। चौड़ाई देखिए थोड़ा सा कम दिखा देंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जब वृषण के अंदर अनेक पतली नलिकाएं निकली होती है, उस नलिकाओं को हम लोग शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। हालांकि वृषण में जो होता है शुक्राणु का निर्माण होता है, और इसी शुक्राणु के जो निर्माण होते हैं इस क्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। आपसे कोई पूछा जाता है कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि शुक्राणु जनन जो होती है, शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, तो ये वृषण के बारे में और भी बता सकते हैं कि जो वृषण होता है वह लगभग आगे इसकी चित्र बनाते हैं तो कह सकते हैं कि वृषण जो होता है इस तरीके से थैली के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। मान जो वृषण होती है इसकी संरचना थैली जैसे पॉलीथीन होता है, उसके अंदर कोई वस्तु रख दिया जाता है, उसी तरीके से इसकी संरचना होती है, जिसे वृषण कोश भी कहते हैं। हालांकि वृषण कोश वृषणों के तापमान को कम रखता है और इसीलिए इसको अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है। जो वयस्क लोग हो जाते हैं, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो जाती है, तो उसका जो वृषण होता है लगभग थोड़ा सा देखेंगे अंडाकार रूप में इस तरीके से क्या होता है, पाया जाता है। किसमें, जिसकी उम्र 18 साल से क्या होती है, अधिक हो जाती है। जो वयस्क लोग होते हैं उसमें जो वृषण होता है अंडाकार रूप में पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, और कह सकते हैं तो लंबाई वगैरह जाने गए, चौड़ाई भी जाने गए। वृषण जो होता है लगभग 250 कक्ष होते हैं वृषण में। ठीक है, जिसे वृषण पालिका कहते हैं। जो वृषण होता है उसमें बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, छोटी छोटी 250 कक्ष होते हैं, जिसे वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडली शुक्रजनक नलिकाएं होती है, जिसमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिकाएं के भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एक नर जन्म कोशिकाएं और एक साटोली कोशिकाएं। नर जन्म कोशिकाएं और सूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि साटोली कोशिकाएं जो होती है जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नलिकाएं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकियां और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं होती है। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित स्वाई करती है। यहाँ पर कुछ अन्य ये सब आप बता सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बता दें, लिख रहे सब लोग जी। लिखा गया तो नहीं फास्ट। आपको हम बता देते हैं, आपसे पूछा जाता है कि नर
जर्म कोशिकाएं किसे कहते हैं? याद है? नर जर्म कोशिकाएं। ठीक है, नर जर्म कोशिकाएं। तो वही कोशिका पढ़ेंगे। एक सर्टोली कोशिकाएं। पहले इसके बारे में हम आपको समझाते हैं, तब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो दो कोशिकाएं आप देख रहे हैं, क्या होती है? नर जनन कोशिकाएं और एक होता है आपका। तो देखो, जो नर जर्म कोशिकाएं होती है, क्या इसका वर्क होता है? तो देखो, नर जर्म कोशिकाएं, कौन? नर जर्म कोशिकाएं जो होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और नर जर्म कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद किसका निर्माण करती है? शुक्राणुओं का निर्माण करती है। देखिए, मैं देखता हूँ एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नर जर्म कोशिकाएं होती है, इसका कार्य बताइए, इसका वर्क बताइए। तो सभी बच्चे आज तो याद कर लेंगे कि जो नर जर्म कोशिकाएं होती हैं, तो इस नर जर्म कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक शुक्राणु आ चुका है, तो इसका इस तरीके से कह सकते हैं कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है। अब इस शुक्राणु को, उस शुक्राणु को जीने के लिए पोषण चाहिए ना भाई, भोजन चाहिए ना। तो शुक्राणु को जीने के लिए पोषण चाहिए। तो पोषण कहाँ से मिलता है? सर्टोली कोशिकाओं से मिलता है। किससे? तो जो शुक्राणु है, उसको जीने के लिए, उसको पोषण के लिए किसको कौन सहारा देती है? सर्टोली कोशिकाएं देती है। ये दोनों कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृषण में। याद हुआ जी? न्यू जो नर जर्म कोशिकाएं होती है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अच्छा, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का होता है। तो शुक्राणु बन गया है। हमारा शुक्राणु को पोषण भी तो चाहिए, जीने के लिए भी चाहिए, ताकत भी तो चाहिए, नहीं तो कहाँ से होगा? तो कौन ताकत देती है? सर्टोली कोशिकाएं। तो लिख लेते हैं इस चीज। देखिए, नर जर्म कोशिकाएं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा इस विभाजन के बाद शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे, देखिए एक नंबर में यही आता है कि जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, इसका कार्य बताइए। तो सिंपल सी बात होती है कि ये कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण देती है। ये कोशिकाएं शुक्राणु को क्या करती है? पोषण देती है। एकदम याद करो, सिंपल सी बात है, याद कर लो कि ये कोशिकाएं जो होती है, यानी सर्टोली जो कोशिकाएं होती है, वो शुक्राणु को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। ठीक है। अच्छा, आपको मैं पूछूं कि अंतराली कोशिकाएं या जो आपसे पूछे जाए लीडी कोशिकाएं क्या होती है, तो क्या कहेंगे? ठीक है ना। तो आप अगर कोई पूछे अंतराली कोशिका या लीडी कोशिका, तो आप कहेंगे कि जो शुक्रजनक होता है, शुक्रजनक से अनेक बहुत पतली पतली वाहिकाएं निकली होती है, नलियाँ निकली होती है। टाइम नहीं समझ में आता है कब आना है, उससे तुमको ही क्या मतलब है। चलो, कि शुक्रजनक कोशिकाओं से, फटाफट लिख लो, अनेक पतली, चाहे मन के तो नलिकाएँ लिखिए, चाहे मन करे तो वाहिकाएँ लिखिए। तो अनेक पतली वाहिकाएं निकली होती है। क्या निकली होती है? मतलब नली के ही अंतराली कोशिका कहते हैं, जिसे निकली होती है जिसे अंतराली कोशिका
या लीडिंग कोशिका कहते हैं, जिसे अंतराली कोशिका या लीडी कोशिका कहते हैं। ये सब याद हुआ? इस तरीके से अगर कोई बातें आपसे पूछे तो आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपसे कोई पूछता है, नलिकाएं, वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाएँ भी खुलती है, और सब ये आपको याद होगा। इसके बाद से हमारे पास ये मुख्य जो जनन अंग है उसका नाम तो देख ही ले। मुख्य जनन अंग के रूप में कौन है? वृषण है। अब सहायक जनन अंग के बारे में आते हैं, ठीक है। तो मुख्य जनन अंग है जिसमें कि अंदर का है सटोली कोशिकाएं जाने, नर जन्म कोशिकाएं जाने, अंतराली कोशिकाएं जानते हैं। अब चलो हमारे पास सेकेंड जो आता है कि सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग। अच्छा सुनो, सिंपल सी बात है। सहायक जनन अंग के बाद में तो माने वह अंग जो जनन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। सिंपल सी बात है। मुख्य जनन अंग तो वृषण था, लेकिन सहायक जनन अंग की बात करेंगे तो वह अंग जो जनन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। माने एक कोनो प्रमुख, जैसे मान लो कि तू शीशन ले लो, शीशन, तो शीशन जो लेबा तो काम क्या करेला? ये सहायता करता है, माने शुक्राणु को तू अंडाणु के अंदर, माने स्त्री के अंदर प्रवेश कराने के लिए, तो इसीलिए इसको सहायक अंग कहते हैं। तो लिख लो, वे अंग जो जनन में, वे अंग जो जनन में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, उसे सहायक जनन अंग कहते हैं। उसे सहायक जनन अंग कहते। तनी याद कर लो यार, ये सब मानवीय अंग जो जनन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सहायक जनन अंग। आज सहायक जनन अंग में जो पहला आपका नाम सुने होंगे अधिवृषण, ये लगभग 6 मीटर लंबा। अधिवृषण का चित्र में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, समझ रहे हो? नीचे आपका होता है, देखिए आपकी किताब में बनाया भी है। चलिए, अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबा होता है। 6 मीटर का मतलब जानते हैं ना, बहुत लंबा हुआ। 6 सेंटीमीटर नहीं, 6 मीटर। 6 मीटर का मतलब ये मान लो घर की लंबाई हो जाएगी सर। ये तो 3-4 मीटर का है, ठीक है। हो गया, एक मिनट, फोन आ गया भाई, सुनो।